अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर्स की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में खास किस्म का ये यानी एक्सेलरेटर होंगे जिसमें स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एक अहम किरदार अदा करने वाला है। तो 3 बुनियादी तौर पे इसके अंदर आ जाते हैं जिसमें क्राफ्ट वाल्टन एक्सेलरेटर है, वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर है और टैंडम वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर है। तो आपने सबसे ज़्यादा यही नाम सुना होगा, वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। छोटी क्लासेस से इसका नाम शुरू हो जाता है। तो अब आपके पास तीनों को बारी-बारी डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे और अहमियत देखेंगे इन सब की। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर क्या होगा कि जब आपके पास किसी चार्ज पार्टिकल को भगाया जाएगा, हाई एनर्जी दी जाएगी, जब वो पास करेगा कहां से? एक स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से, हाई वोल्टेज के अंदर से, तो उसकी एनर्जी वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बढ़ जाएगी। तो ऐसे एक्सेलरेटर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स। तो जैसे मैंने कहा कि इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट मशीन्स भी कहते हैं। 3 तरह की इसकी टाइप्स होंगी आपके पास, क्राफ्ट वाल्टन एक्सेलरेटर, वेन डी ग्राफ और टैंडम वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। बारी-बारी शुरू करते हैं जनाब। तो क्राफ्ट वाल्टन एक्सेलरेटर बुनियादी तौर पे 2 साइंटिस्ट थे जिनका एक काम था, क्राफ्ट और वाल्टन। 1932 में फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर इन्होंने बनाया कैवेंडिश लैबोरेटरी, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। अब क्या था बुनियादी असूल, क्या था इस इंस्ट्रूमेंट का कि आपने कैस्केडिंग वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन यानी वोल्टेज बढ़ाते ही जाना है कि इतना हद तक आप उसे बढ़ा लें इस सके वो आपके पास टेंशन जो ट्यूब्स में रेक्टिफाई करे और कैपेसिटर्स को चार्ज करे। इस सारी बात का मतलब नीचे समझा देता हूं, आपको पता लग जाएगा क्या कहने का मतलब। कि जो लफ्ज आया कैस्केड वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन, तो ये कैसे हम सोचने वाले हैं। अब आप देख रहे हो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर और एक डायोड लगा हुआ है आपके पास। ए आपके पास इस वक्त नेगेटिव मानो, बी आपके पास क्या है? पॉजिटिव मानो। तो क्या होगा? जब बी पॉजिटिव है तो डी1 कंडक्ट करेगा। जब डी1 कंडक्ट करेगा तो आपके पास क्या होगा? कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा वाया रेजिस्टर। ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू जो कैपेसिटर ले सकता है वो Vm है, अकॉर्डिंग टू द दिस इनपुट सोर्स के अकॉर्डिंग। अब जब साइकिल चेंज होगा तो फिर क्या होगा? बी नेगेटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। ए के पॉजिटिव होने से जो C1 है ये आपका ड्राइव करेगा किसको? D2 को। और आपके पास क्या होगा कि ये इसके पोटेंशियल को दे देगा V2, डबल कर देगा, क्योंकि इसके अपने पास भी पोटेंशियल है, पीछे से भी पोटेंशियल हो रहा है, इसने भी डिस्चार्ज होना है, साथ में वो वाला पोटेंशियल भी ऐड हो गया, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो वो आउटपुट पे आपके पास इस वक्त यानी C2 के पैरेलल में आपने देखा तो 2Vm आ गया। तो जितनी दफा आप ये कैस्केडिंग करते जाएंगे, इसको इसी चीज को आगे से आगे रिपीट करते चले जाएंगे, तो आपके पास आउटपुट बढ़ती चली जाएगी। तो अल्टीमेट जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस। ये एक मल्टीप्लिकेशन स्टेज दिखाई है जिसमें डबल हो गया, इसी सर्किट को आगे रिपीट करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब हाई वोल्टेज डिपेंड कर रही है इंप्लाइंग स्टेजेस पे कि आप उसको कितने दफा बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो बड़ी तगड़ी किस्म की यहां से हाई वोल्टेज हम बना लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे किसके अंदर? ट्यूब्स के अंदर, एक्सेलरेटिंग ट्यूब्स के अंदर। अब वो क्या होगा? आपके पास जो एक्सेलरेटिंग यानी जो होगा, जहां पे चार्ज पार्टिकल को भगाना है, वो किसके अंदर होता है? एक्सेलरेशन ट्यूब के अंदर होता है। ये वो हाई वोल्टेज आ गया जो हमने वहां से बनाया है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, ये ग्राउंड है। अब इसके अंदर आप देखो क्या आपको दिख रहा है? आपको इसके अंदर कुछ सिलेंडर टाइप से दिख रहे हैं, एक बड़ा सिलेंडर, फिर उससे छोटा सिलेंडर, फिर उससे छोटा सिलेंडर। यानी आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं डायमीटर कम होता चला जा रहा है, और ये सारे सिरेमिक के हैं। ठीक है, यानी इंसुलेटर होगी बात। अब क्या है, आप जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा कोलिमेशन भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी आपके पास। तो आपके इनको इलेक्ट्रोड्स का नाम देना है। ये आप देखो तो आपके पास सिरेमिक रॉड के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपके पास इसका पहले वाले का पोटेंशियल ज्यादा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे कम, क्योंकि तीसरे वाला ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके पास पॉजिटिव बीम जब इसमें से गुजरेगी इसके अंदर से, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी हासिल करती जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो लाइंस हैं, ये आपकी फोकसिंग एक तरह से, ये देखिए फोकस हो रहा है एक पॉइंट की जानिब। तो ये आपके पास अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्सेलरेशन कॉलम आपकी फोकसिंग भी होती चली जाएगी। फिर सबसे पहले क्राफ्ट और वाल्टन ने जो आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन की थी एक्सेलरेटेड पार्टिकल के जरिए, प्रोटॉन को हिट किया था लिथियम पे, तो ट्वाइस हीलियम आपके पास आ गया था। तो इस चीज पे उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1951, क्योंकि वो पायनियर थे इस काम में।
मगर ये वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन का मेथड की एक कमी भी है कि आप चार्ज को 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नहीं ले जा सकते। इससे ज्यादा करोगे वो सरफेस को चीरता हुआ बाहर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यही इसका ड्रॉबैक है। अब इसके बाद जो दूसरा काम था वो था वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर का। ये भी बुनियादी तौर पे पायनियर था एक अपनी अलग तरह की सोच में। तो वेन डी ग्राफ बेसिकली पोस्ट डॉक्टरल फेलो था प्रिंट क्राफ्ट में 1929 में। इसने 80 किलोवाट का एक हाई वोल्टेज जनरेटर बनाया और इसका प्रिंसिपल था कि हाई वोल्टेज आपने जनरेट करनी है थ्रू चार्जिंग अ कंडक्टर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस। अभी मैं नीचे इसकी डिटेल में इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। तो 1933 में 7 मेगा वोल्ट का एक्सेलरेटर बना लिया एमआईटी ने। जैसे फिर आपके पास इसने 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जनरेटर बनाया, मगर जो आपके टर्मिनल वोल्टेज थे जो स्टैब्लिश या स्टेडी करंट प्रोवाइड कर सकते थे वो 15 मेगा वोल्ट तक का कर सकते थे। अब आपके पास यानी इतना जनरेटर 15 मेगा वोल्ट तक की स्टेबल रहता था, उसके बाद स्टेबिलिटी उसमें शुरू हो जाती थी। अब प्रिंसिपल जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भी बताया, अगर मैं डिटेल में उसको समझाऊं तो आपके पास किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज है उसकी बाहरी सतह पे रहता है, ठीक है। अब ये कंडक्टर इस चार्ज को लेके जा रहा है और ये छूता है किसी दूसरे कंडक्टर को, तो जो इसको इन्वेलप किए होगा, जिस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर एक इन्वेलप डाल दिया कंडक्टर का, तो अब उसका चाहे कुछ भी पोटेंशियल हो तो ये अपना सारा चार्ज बाहर वाले कंडक्टर को मुंतकिल कर देगा। ये वन लाइनर एक तरह से है हमारे वेन डी ग्राफ का। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको 10 किलो वोल्ट की एक बैटरी लगी दिख रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है। पॉजिटिव यहाँ से एक कन्वेयर बेल्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव को ग्राउंड किया हुआ दिख रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ बारी बारी। तो आपने डीसी सोर्स दे दिया 10 किलो वोल्ट का, जिसने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पैदा कर दिए हैं, ठीक है। स्पार्किंग ऑफ आयनाइजेशन एयर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को पिक करता है नीडल कॉम अरेंजमेंट, जैसे ये आपको देख रहे हैं नीडल कॉम अरेंजमेंट, और इसको नॉन कंडक्टिंग बेल्ट पे यानी इंसुलेटर बेल्ट है उस पे मुंतकिल कर देता है, ठीक है। और ये दो पुलियों के साथ ये नॉन कंडक्टिंग बेल्ट आपकी रोटेट कर रही है, और नेगेटिव को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉन कंडक्टिंग बेल्ट क्या करती है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव से परे ले जाती है ऊपर की जानिब। फिर क्या होगा, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में दूरी बढ़ रही है। इसका ना पॉजिटिव को आप हाई एनर्जी पे लेके जा रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना इसके ऊपर। तो अब क्या होगा कि दूसरे सिरे पे यहाँ पे फिर आपको नीडल कॉम्ब अरेंजमेंट दिख रहा है, तो वो सेकंड दोबारा से यहाँ से आप पिक करेगा चार्जेस को और बेल्ट से उठा लेगा और उनको ट्रांसफर कर देगा बिग मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर पे, जिसे हम डूम का लफ्ज देते हैं। तो ये समझ गए। तो ये बुनियाद बनती है एक तरह से, इस तरीके से डूम पे चार्ज आ जाता है। अब ये जो आप लफ्ज देख रहे हैं कि नीडल कॉम अरेंजमेंट, ये क्या होता है? ये बुनियादी तौर पे एक सिस्टम है जिसमें कॉपर की यानी आपके पास मेटल का बनाया जाता है। तो आपके पास चार्ज पिक किया जाता है कोम्ब के जरिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होता क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम सरफेस पे बेल्ट की। तो आपके पास इंक्लूडिंग द नीडल उसके साथ टच कर रही होती है। तो जो नीडल की टिप है वो बहुत बारीक होती है और बहुत स्मॉल सरफेस एरिया होता है और उसकी कैपेसिटेंस भी इसी तरीके से। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो उसके थोड़े से एरिया पे उतना ही चार्ज आना है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। तो आपके पास यानी उसके टिप पे लार्ज हो जाती है डेंसिटी, और टिप जो है वो हाई वोल्टेज पे चली जाती है, क्योंकि थोड़ी जगह पे ज्यादा चार्ज आ गया और चार्ज के पास एनर्जी है, तो वो हाई वोल्टेज कंसीडर हो गया, हाई पोटेंशियल पे चला गया। तो अगर वहां पे लो पोटेंशियल हो किसी सरफेस के यानी टिप के जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लो पोटेंशियल होगा तो ये जो आपके पास चार्ज है टिप से ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, सरफेस पे, जैसे यहां से आप देख सकते हैं। तो आपके पास नीडल कॉम पिक करता है लोअर से और उसे ट्रांसफर करता है मेटालिक डूम में। यहां से बात समझ आ गई कि यहां से उसने पिक करना है और उसे ट्रांसफर करना है किसको, डूम को। तो ये आपके पास इस तरीके से इसकी वर्किंग आ जाएगी। अच्छा, तो डूम बुनियादी तौर पे सीमलेस होती है, इसका लार्ज कैपेसिटेंस होगी, तो पोटेंशियल को हम हाई वोल्टेज टर्मिनल भी बोलेंगे। ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे चार्ज उस पर डिपॉजिट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आपका चार्ज ऊपर जाता जा रहा है। इस पे जैसे जैसे चार्ज जमा होगा पोटेंशियल की मिकदार बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी यानी मोटर लगी हुई होगी जो इस बेल्ट को उठा रही होगी, ले जा रही होगी, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उसे एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि चार्ज ऊपर स्टोर होता चला जा रहा है। तो आपके पास बेल्ट जैसे जैसे चलती जाएगी आपके पास हाई वोल्टेज टर्मिनल ऊपर बनता चला जाएगा, तो ये जो पोटेंशियल होगा बढ़ता चला जाएगा, चार्ज फिर यहां से लीक करेगा, ठीक है, थ्रू कोरोना डिस्चार्ज, जैसे आप ये देख सकते हैं। और आपके पास जो सरफेस लीक होगी अल्टीमेटली एक स्टेडी स्टेट ऐसी आ जाएगी कि उससे ज्यादा आप डूम के ऊपर चार्ज नहीं, उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उससे ज्यादा फिर वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास मैकेनिक्स में जहाँ पे हाई वोल्टेज आपने एक्सपोज किया एयर को, तो मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं 10 मेगावोल्ट तक का जा सकते हैं। ज्यादा इंप्रूव जो आपकी मैकेनिक्स है वो आप जा सकते हैं यानी इससे ज्यादा 20 मेगा तक। क्यों? इसके अंदर आप एक क्विंचिंग गैस डाल देते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 इसे बोलते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर। तो आपके पास ये जो चीज है ना, ये बुनियादी तौर पे उसकी कैपेसिटी बढ़ा देती है। तो अब आपके पास जो आयन सोर्स है, क्योंकि यहां से आयन आप निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयन बीम आप निकाल रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पे क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है डिजायर पॉजिटिव आयन, जिनको आप टर्मिनल वोल्टेज से लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आयन एक्सरेट होंगे एक एक्सरेटिंग कॉलम से, जिसको हम ग्राउंड की जानिब ले जाएंगे। जैसे आप यहाँ से ज्यादा मुनासिब देख सकते हैं कि ग्राउंड की जानिब आपने है ना कि ये हाई पोटेंशियल है, इसे आपने ग्राउंड के साथ देखा, तो ये ग्राउंड की जानिब एक्सरेट होंगे यहाँ पे, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास क्या अप्रोच है कि जनाब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि आप वेरिएबल रेजिस्टेंसेस के बीच में लगा सकते हैं, पाथ ऑफ लीकेज चार्ज जहां से लीक कर रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ लीकेज करंट होगा आप उसे रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो आपकी टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू जिससे डिटरमिन हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेटिंग कॉलम में आप उन्हें डिजाइन कर सकते हैं बाय फोकस करने के लिए कि कहां से आपने चार्जेस को निकालना है, किस वेलोसिटी से, आप वो सारा काम कर सकते हैं। तो वेन डी ग्राफ आमतौर पर अच्छी क्वालिटी की हाई इंटेंसिटी बीम देता है, अच्छी एनर्जी रेजोल्यूशन, यानी मामूली सा एनर्जी का फर्क भी आप उसमें उस एनर्जी मामूली एनर्जी के फर्क से भी पार्टिकल्स को निकाल सकते हो, और ज्यादातर न्यूक्लियर सर्च में यही यूज होता है। फिर इसी कंसेप्ट को लेके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन का आइडिया लेके आया टैंडम वेन डी ग्राफ। अब इसमें होता क्या है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे 2 दफा इस्तेमाल करना है, तो वो जो 2 दफा हम इस्तेमाल करेंगे उससे जो आप बनेगी डिवाइस उसे टैंडम वेन डी ग्राफ कहेंगे। अब जैसे नॉर्मल वेन डी ग्राफ में वोल्टेज एक ही दफा एक्सरेट कर रही है पॉजिटिव आयंस को, जैसे वो आपको नीचे से उठाती है उसे किधर ले जाती है, ऊपर ले जाती है। तो 1951 में अल्वेरेस ने सजेस्ट किया कि इसी टर्मिनल पोटेंशियल को आप 2 दफा इस्तेमाल करें। शुरू में क्या, नेगेटिव चार्ज के आयन को एक्सरेट किया जा सकता है बाय अट्रैक्शन टू पॉजिटिव पोटेंशियल, और फिर नेगेटिव आयंस को कन्वर्ट करके पॉजिटिव आयन में चार्ज एक्सचेंज किया जा सकता है हाई वोल्टेज टर्मिनल पे। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव आयन है अब दोबारा से एक्सेलरेशन गेन करेगा टर्मिनल पोटेंशियल टू ग्राउंड पोटेंशियल की जानिब। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेम पोटेंशियल को 2 दफा इस्तेमाल किया, पहले आप एक्सेलरेट करो नेगेटिव आयंस को, फिर आप करो यानी चार्ज एक्सचेंज करके पॉजिटिव आयन को। तो ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म था, ज्यादा हमारे पास वेन डी ग्राफ इस्तेमाल होता है। तो आपके पास ये तीनों जो हमने एक्सेलरेटर पढ़े ये बुनियादी तौर पे डिपेंड करते हैं स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की खूबियों पे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।